मेरा नाम मोनिका है, मैं आइल्स 9 से हूँ। तो इस वीडियो में हम ये वाली रीडिंग करने वाले हैं जिसका नाम है एंशिएंट इजिप्ट, और ये 7 सितंबर जो 2024 को आइल्स एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये रीडिंग थी। उसमें और भी रीडिंग थी, जैसे मैंने अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, जैसे ये वाले लाइब्रेरी एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। एंड इसके अलावा 3 और रीडिंग थी, तो 2 अलग अलग लोकेशन पे, मतलब 2-3 लोकेशन पे अलग अलग रीडिंग्स को रिपोर्ट किया गया था, वो सब मैं करवा दूंगी। तो यहाँ हम पहले आज ये करने वाले हैं एंशिएंट इजिप्ट। अब मुझे रीडिंग पैसेज का टाइटल पता चल गया, मुझे थोड़ा समझ में आ गया है कि रीडिंग किसके बारे में। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, सब्सक्राइब के लिए तो करनी ही है, लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं आपको पैराग्राफ दिखाऊंगी और क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो इस रीडिंग के लिए हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं पहले वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नो मोर देन 3 वर्ड्स भी दिया है। फिर हमारे पास डायग्राम भी है, लेबल द डायग्राम। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है मेरे पास यहाँ पे है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, एंड लास्ट में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन भी कॉमनली आते हैं, लास्ट में पूछते हैं कि इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, पूरा रीडिंग पैसेज किसके बारे में था, या कभी कभी टाइटल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो में इसको तरीका क्या होता है करने का। सबसे सिंपल तरीका है कि एक तो पहले इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिए, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। इसका मतलब हम 1 वर्ड भी लिख सकते हैं आंसर में, 2 वर्ड्स भी लिख सकते हो, एंड 3 वर्ड्स का जो आंसर होगा वो तो होगा ही होगा कोई एक, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिक्योरिटी एंड पीस आर 2। सो सिक्योरिटी एंड पीस ये अपने कीवर्ड्स हैं, ये हमें लोकेशन पे ले जाएंगे, और जो ब्लैंक से आगे और पीछे वर्ड्स होते हैं ये भी हमें कभी कभी करेक्ट आंसर दिलाने में हेल्प करते हैं। तो इसको बोलते हैं आइल्स रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स डेट आर नेसेसरी फॉर ए सिविलाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। तो इसमें हमने क्या देखा, सिक्योरिटी एंड पीस एंड 2, कभी कभी 2 वर्ड हो सकता है ना भी मिले, ठीक है, 2 चीज़ दे देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पैराफ्रेजिंग किया तो 2 दे दिया कि आर 2 डैश डेट आर नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। और उससे आगे वाला भी देख लेते हैं, एक और पढ़ के चलते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस वर्कड एज बोथ, ठीक है। अब एंशिएंट इजिप्शियंस की भी बात हो रही है, तो अभी फर्स्ट पैराग्राफ में ही ढूंढना शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये मैं इसीलिए बोल रही थी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं पैराग्राफ दिखाऊंगी, क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। सिक्योरिटी एंड पीस आर 2। अब मेरी बात मानो तो कीवर्ड को ही लेके चलो, जहाँ पे कीवर्ड मिलेगा आपको वहाँ के आसपास हम मीनिंग को समझेंगे और फिर आंसर लगाएंगे। रिवर नाइल प्रोटेक्टेड बाय वास्ट, ओके, सिक्योरिटी भी आ गया, प्रोस्पेरिटी भी आ गया, पीस भी आ गया। तो हम लोगों को क्या मिला, सिक्योरिटी एंड पीस मिल गया। पीस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। When such conditions exist, civilization and its art usually flourish. Flourish means मतलब सक्सेसफुल हो जाना। civilization भी मिल गया कि security and peace are to when such conditions, तो यहाँ हम लगा देंगे conditions, ठीक है, are to conditions that are necessary when such conditions exist। मतलब ये उस ढंग से लिखा है कि सब ऐसी कंडीशन जब हो जाती हैं तो सिविलाइजेशन और उसका आर्ट जो है यूजुअली फ्लोरिश करता है। तो हमने क्या लिख दिया, कंडीशन। सेकंड क्वेश्चन, एंशिएंट इजिप्शियंस वर्कड एज बोथ। एंशिएंट इजिप्शियन ने कैसे काम किया। टू दिस डे मैनी ऑफ इजिप्शियन आर्टिस्ट क्रिएशन टैलेंट ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन। एंशिएंट इजिप्ट हैज़ बीन कॉल्ड ए लैंड ऑफ, एंशिएंट वर्ड तो मिल गया, देखो हम एंशिएंट ही ढूंढ रहे थे ना, एक सेकेंड। तो सेकंड पैराग्राफ में एंशिएंट वर्ड तो मिल चुका है हमें, हमें इजिप्शियंस ढूंढना है, मतलब वहाँ के लोग। हैज़ बीन कॉल्ड लैंड ऑफ टेम्पल्स एंड टॉम्स एंड फॉर सेंचुरीज पीपल हैव बीन फिल्ड विद वंडर एट द इंग्यूनिटी ऑफ द इजिप्शियंस हुज इम्प्रेसिव वर्क्स हैव विथस्टूड द रेवेजेस ऑफ टाइम। सो वो टेम्पल्स एंड टॉम्स की लैंड थी, तो उन्होंने क्या काम किया था, इम्प्रेसिव वर्क्स विद रेवेजेस ऑफ टाइम। हैड इट नॉट बीन लॉन्ग लास्टिंग नेचर ऑफ देयर carved monuments बनाया, inscription in the form of this, much of their evidence would have vanished from historical। तो उन्होंने काम क्या किया, वर्कड एज बोथ,
तो मैं तो यही देख रही हूँ, उन्होंने कुछ काम तो बताना चाहिए ना कि लोगों के बारे में बात हो रही है, बिल्डिंग के बारे में नहीं। लोअर इजिप्ट वर फ्रॉम डैट अंटिल इजिप्ट प्रोस्पेरेड एज ए नेशन ऑफ स्किलफुल क्राफ्टमैन एंड आर्टिस्ट। तो उन्होंने क्या काम किया, वर्कड एज बोथ, तो हम इसमें स्किलफुल नहीं लिखेंगे, 3 वर्ड्स वी आर अलाउड। देखो ये 3 वर्ड्स है ना, तो हम यहाँ पे क्राफ्टमैन एंड आर्टिस्ट डाल देंगे। सो ये क्लियरली आर्ट्समैन एंड क्राफ्ट हमने आर्टिस्ट जो है वो डाल दिया, उन्होंने दोनों ऐसे काम किया, ठीक है। इजिप्शियंस वर इंडस्ट्रियस, हाईली सिविलाइज एंड डीपली रिलीजियस पीपल। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी इजिप्शियंस एक्सपेक्टेड टू रिसीव फॉर देयर हार्ड वर्क। ऑर्डिनरी इजिप्शियंस मीन्स कॉमन मैन, एक्सपेक्टेड टू रिसीव, क्या उनको एक्सपेक्ट था रिसीव करने का, फॉर देयर हार्ड वर्क। अच्छा accepted, okay, highly civilized and deeply religious people who obediently accepted the supreme authority of their pharaohs. The people were content to serve people, ये ordinary Egyptians आ गया, to serve and work, हार्ड वर्क भी आ गया, ठीक है। फॉर द स्टेट इन रिटर्न फॉर ए सिक्योर लाइवलीहुड, इन रिटर्न मीन्स एक्सपेक्टेड टू रिसीव, मतलब पैराफ्रेजिंग किया है, एग्जैक्ट आई एम नॉट सेइंग कि ये इसका यही मीनिंग है ना। पीपल वर कंटेंट, पीपल सर्व कर रहे थे एंड वर्क कर रहे थे स्टेट के लिए, और वो एक्सपेक्ट करते थे क्या रिसीव करने के लिए, सिक्योर लाइवलीहुड। तो यहाँ टू रिसीव ए सिक्योर लाइवलीहुड, 3 वर्ड्स वी आर अलाउड, तो ये लिख देंगे हम। तो हमने ये तीनों कर ली। अब हम चलते हैं फिर लेबल द डायग्राम। सो लेबल द डायग्राम बिलो, नो मोर देन 3 वर्ड्स, इसमें भी 3 वर्ड्स है, वाओ। सो यू कैन सब्सक्राइब, you can like and positive comment also, and if you are facing any problem in IELTS reading practice please do text me. So मेरे को यहाँ दिख रहा है ऐसे पिरामिड है, तो फिर ये ट्राइंगल तो होगा ही ना, ऐसे ये हाइट भी दिया है, और ये देखो ये विड्थ भी हो गया, ये एंट्री हो गया, किंग्स चैम्बर हो गया, और नंबर है 4 5 6 7। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में हमें मिले। तो हमें ढूंढना क्या है, तो एक सेकंड मैं फोल्ड कर लूँ पेज। तो हमें ढूंढना है किंग्स चैम्बर, ठीक है, एंड ये 756 जो है ये हमें ले जाएगा लोकेशन पे। तो मैं अब यहाँ हमारा जो इससे जो यहाँ पे जो हमारा लोकेशन ख़त्म हुई थी सिक्योर लाइवलीहुड, उसके बाद हम 756 को ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे मिलेगा 756, 80 है, 756 यहाँ मिला, इसका मतलब यहाँ कहीं लोकेशन होनी चाहिए। एंड किंग्स चैम्बर भी ढूंढ लेते हैं, ये रहा किंग्स चैम्बर, ठीक है। तो मतलब अपना लोकेशन यहीं कहीं पे है, यहीं पे कहीं है हमारा आंसर, वो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ द पिरामिड इज़ द किंग्स चैम्बर। ओह, यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है किंग्स चैम्बर, ये भी तो है, मैं ऊपर भागी जा रही थी, देखो सामने सामने मुझे चीज़ें नहीं नज़र आ रही, वाह वाह। तो अभी एट द सेंटर ऑफ द पिरामिड इज़ द किंग्स चैम्बर, ये देखो सेंटर ऑफ द पिरामिड इज़ किंग्स चैम्बर जो लिखा है, एंड लीडिंग डाउन फ्रॉम देयर इज़ ए लॉन्ग नैरो नोन एज ग्रैंड गैलरी। उसके बाद लीडिंग डाउन जो है ये ग्रैंड गैलरी के नाम से, यहाँ हम लिख देंगे ग्रैंड गैलरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया ग्रैंड गैलरी, ठीक है। नैरो एरिया, देखो ये नैरो एरिया, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद द पिरामिड कवर्स 13 acres and contains this much of blocks of limestone, each weighing an average of this. Its pyramidal form has perfectly square base with sides of 750, base with sides, this is base 756 and height at 481 feet. So height ये हुई ना, तो यहाँ हम 481 feet लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट वाला पैराग्राफ भी निकाल लिया है, मतलब इसी का पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे मेरा आ रहा था। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमने सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो द किंग्स चैम्बर इज क्वींस चैम्बर। अब ये देखो बिलो द किंग्स चैम्बर इज क्वींस चैम्बर, तो यहाँ क्वींस चैम्बर जो स्पेलिंग लिखी है वही के वही लिख दूंगी। अब ये बचा 7th, ठीक है। डायरेक्टली किंग्स चैम्बर इज बिलो द किंग्स चैम्बर क्वींस चैम्बर एंड देर आर 2 एयर चैनल्स लीडिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पिरामिड टू द आउटसाइड। देखो अब ये सेंटर है, यहाँ से 2 चैनल्स जा रहे हैं बाहर को, और ये इसको हम क्या लिखेंगे आंसर्स, यहाँ आंसर है 2 एयर चैनल्स। तो क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे या एयर चैनल्स लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एयर चैनल्स।
क्योंकि 2 का तो लोकेशन दिया है इसने, तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ एयर चैनल्स लिख देंगे। ठीक है, 7th पे लीडिंग अपवर्ड्स, तो हम इसको लिख देंगे और ये हमारा हो गया लेबल द डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी इस रीडिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने का तरीका यही है कि जो स्टेटमेंट दी है पहले उस स्टेटमेंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसको पढ़ के मीनिंग उसका समझना है एंड कीवर्ड्स निकालने हैं। वो कीवर्ड्स हमें ले जाएंगे लोकेशन, लोकेशन कहाँ मिलेगी, पैसेज में। और ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारा जो इससे ऊपर वाला जो ख़त्म हुआ था, जो लेबल द डायग्राम कहाँ हुआ था, वो हमें लास्ट आंसर यहाँ मिला था। उसके बाद हम यहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसमें सारे पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं होती, 2 क्वेश्चन पढ़ो सो डैट कि आपको लोकेशन थोड़ा ईजीली मिल जाए। ठीक है, तो द सरफेस ऑफ द ग्रेट पिरामिड इज़ कवर्ड इन पॉलिश्ड लाइमस्टोन स्लैब्स। अगर पिरामिड का सरफेस जो है अगर पॉलिश्ड हुआ है लाइमस्टोन स्लैब्स में, ठीक है, तो फिर ये ट्रू होगा। अगर जो ग्रेट पिरामिड सरफेस का जो पॉलिश है वो किसी और स्टोन में हुआ है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर बात ही नहीं हो रही होगी कि इसका जो सरफेस है किस चीज़ से कवर्ड है तो फिर नॉट गिवन होगा। ठीक है, तो अभी हम ढूंढ लेते हैं पॉलिश लाइमस्टोन लैब्स। तो हमारा ये जो मैंने बताया था यहाँ ख़त्म हुआ था ऊपर, तो ओरिजिनली पॉलिश्ड लाइमस्टोन स्लैब्स मिल गया है वर्ड मुझे, अब बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओरिजिनली द exterior was covered in highly polished limestone, all of which have been stolen over the year. It is estimated that okay, तो हमारा लोकेशन यही है। मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाती हूँ, अब आप डिसाइड खुद करो कि अपना ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो, द सरफेस ऑफ द ग्रेट पिरामिड इज कवर्ड इन पॉलिश्ड लाइमस्टोन स्लैब। ये सब कुछ मिला, कवर्ड भी मिला, हाईली पॉलिश्ड लाइमस्टोन स्लैब भी मिला, लेकिन यहाँ ये एक्सटीरियर की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ एक्सटीरियर, और यहाँ ये बात कर रहा है द सरफेस ऑफ द ग्रेट पिरामिड। इसका मतलब ये पूरा ये कवर्ड नहीं है इस पॉलिश्ड लाइमस्टोन के साथ, बाहर का एरिया और अंदर का किसी और चीज़ के साथ, तो ये हम लगा देंगे फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किंग खाफरा डाइड बिफोर किंग चॉप्स। अब किंग खाफरा एंड किंग चॉप्स को ढूंढ लेते हैं। मेरी पेंसिल चलेगी ऐसे, ओनली किंग खाफरा एंड किंग चॉप को ढूंढेंगे हम इजिप्शियंस। अब किंग खाफरा मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ नज़र आ रहा है एंड उसके बाद सन ऑफ चॉप्स भी नज़र आ रहा है, तो ठीक है। शेप्ड इज़ पॉसिबल, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, हु वाज बरीड, अच्छा ये बरीड भी दिया, देखो, shaped from an outcrop of stone in the form of human-headed lion. The face is possibly a portrait of King Khafra and the son of this, who was buried in the second largest pyramid. The Sphinx is one of the biggest statues ever made. Egyptian people showed reverence natural objects. ना भाई ना, यहाँ तो कहीं नहीं दिया है कि किंग खाफरा डाइड बिफोर किंग चैप्स, तो हम इसको लगाएंगे स्ट्रेट अवे नॉट गिवन। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई बात लिखी ही नहीं है। तो अब 10th पे चलते हैं। इजिप्शियन कार्विंग्स वर ऑफन बेस्ड ऑन थिंग्स फाउंड इन नेचर। तो नेचर, अब ये देखो नेचर नेक्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही थी, तो इसके अंदर जो है इसका हम देख सकते हैं। अभी देखो, अभी इजिप्शियन कार्विंग्स वर ऑफन बेस्ड ऑन थिंग्स फाउंड इन नेचर। इजिप्शियन पीपल शोड रेवरेंस टूवर्ड्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स सच एज लोटस फ्लावर, दिस एंड दिस and this all these subjects and many more were used symbolically. मोतिस, lower relief carving, painting, all the customs. ठीक है, तो नेचर की बात तो हो रही है, इजिप्शियन पीपल, बट यहाँ क्या लिखा है, इजिप्शियन कार्विंग्स वर ऑफन बेस्ड ऑन थिंग्स फाउंड इन नेचर। ये तो पीपल शोड रेवरेंस टूवर्ड्स नेचुरल ऑब्जेक्ट, दिस एंड दिस। इजिप्शियन टू डिपिक्ट द हेड वॉज शोन, तो हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स, स्टेचू ऑफ पर्सन, इजिप्शियन, नहीं, देखो ऊपर वाली ही लाइन मुझे तो यही लग रहा है, यही लाइन है, शोड रेफरेंस टूवर्ड्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स सच एज लोटस फ्लावर, दिस फाल्कन, लोइन, सन। ठीक है, तो कार्विंग्स वर ऑफन बेस्ड ऑन थिंग्स फाउंड इन नेचर। ठीक है, ठीक तो बोल रहा है, उनकी जो कार्विंग थी ना नेचुरल थिंग्स की, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, अब है 11th। Important characters in Egyptian carvings were bigger than less important characters. अच्छा, important things, तो ये हमारा यहाँ हुआ था। एंड मैं अभी क्वेश्चन थोड़ा दिखाती हूँ आपको।
सो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन इजिप्शियन कार्विंग्स वर बिगर देन लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये ब्लाइंड क्वेश्चन है, कैसे ढूंढूं इसको, बट हाँ लोकेशन जहाँ उस 11th क्वेश्चन की ना 10th क्वेश्चन की लोकेशन यहाँ फिनिश हुई थी। तो अब देख लेते हैं कार्विंग, देखो ये रही इजिप्शियन कार्विंग्स, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल दीज सब्जेक्ट्स एंड मैनी मोर वर यूज सिम्बॉलिकली conventionally as motifs in roll relief carving and painting. It was the custom of Egyptian to depict the various parts of human figures. अच्छा, यूजुअली द मोस्ट, ये करेक्टर्स की बात आ गई, देखो ना, पोजीशंस, द हेड वॉज शोन इन प्रोफाइल एक्सेप्ट फॉर द आईज विच वॉज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द फ्रंट, द शोल्डर्स एंड पोर्शन ऑफ द आर्म्स वर पोर्ट्रेटेड फ्रॉम द फ्रंट वाइल द हिप्स एंड लेग्स वर साइड व्यूज. वॉल डेकोरेशन शोड लिटल अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट बाई प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स अबव नियर थिंग्स. ठीक है, अभी कुछ समझ में आ रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं लोकेशन. Important characters in Egyptian carvings were bigger than less important characters. अच्छा, कैरेक्टर्स मतलब अब ये वो कैरेक्टर नहीं समझो, करेक्टरिस्टिक आ गया है तो मतलब यही बातें होगी. इट वॉज द कस्टम ऑफ इजिप्शियन टू डिपिक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फिगर, यूजुअली द मोस्ट करेक्टरिस्टिक पोजिशंस, हेड वॉज शोन. अच्छा, तो वो बोल रहा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यही हो गए, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक पोजिशंस. द हेड वॉज शोन इन प्रोफाइल एक्सेप्ट फॉर द आई which was represented from the front, the shoulders and portion were portrayed from the front, while the hips and legs, they were unimportant from side view. Largest figure in the composition, it was two-dimensional. Size determination to each serve. Next भी देख लेते हैं. I think yes, we are at the right location. यही है वो कि इन चीज़ों को वो ऐसा दिखा रहे हैं. और वर बिगर, ये बिगर ही थे, देखो बिगर भी है ना, शोन इन प्रोफाइल, तो ये अपना आंसर हुआ ट्रू. ठीक है. 12th, इजिप्शियन आर्ट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ नेबरिंग कल्चर्स. इजिप्शियन आर्ट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग कल्चर. अगर इजिप्शियन आर्ट जो नेबरिंग कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड थी तो ये ट्रू होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो इजिप्शियन आर्ट से सब लोग, आसपास के लोग इन्फ्लुएंस्ड थे. तो फिर भी हम देख लेते हैं. तो यहाँ तो पढ़ चुके हैं हम लोग, अब कुछ एक दो पैराग्राफ. हाँ, आर्ट मिल गया मुझे. आर्ट, यहाँ इजिप्शियन आर्ट इज करेक्टराइज्ड बाय पैशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए डिज़ायर टू इम्प्रेस बाय साइज डिटर्मिनेशन टू मेक ईच without much regard for the whole. It is obvious that art among those people reached a very high level, and the strong influence of Egyptian art can be seen in the work of nearby civilizations. इसका मतलब कि वो नियर बाय सिविलाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ इजिप्शियन आर्ट कैन बी सीन इन द वर्क ऑफ नियर बाय सिविलाइजेशन. तो यहाँ लिखा है ये आर्ट इन्फ्लुएंस थी किससे, नेबरिंग कंट्री से, तो ये अपना हुआ फॉल्स. तो गलत, उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए ये हुआ फॉल्स. अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है. अच्छा, तो ये पैराग्राफ छोड़ दिया मैंने. द राइटर्स मेन एम इन दिस पैसेज, तो इसको पढ़ लें क्या. सो ये लास्ट पैराग्राफ है, यही बचा है. राइटर्स मेन एम इन दिस पैसेज. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं है तो यहाँ पढ़ के हम कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट एक बार पढ़ लेते हैं. द फॉर्चुनेट डिस्कवरी एंड सब्सिक्वेंट deciphering in 1822 which showed the same laws inscribed both in Egypt, demotic popular version of their language. Greek language eventually gave the key to the meaning of the Egyptian inscriptions and therefore the significance of much Egyptian art. Okay, तो यहाँ the writer main aim in this passage is to describe the construction methods exactly, it is not. Explain the beliefs of the Egyptian बिलीव्स, तो बिलीव्स तो दे वर नॉट डिस्क्राइबिंग है, ये तो बता ही नहीं रहे थे. ऑफर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इजिप्शियन आर्ट एंड स्कल्पचर. इंटरप्रिटेशन आर्ट के बारे में था, स्कल्पचर के बारे में जैसे वो बताया था कि आई वगैरह को ऊपर नीचे जो फेस को बड़ा दिखाया, ये वो इंटरप्रिटेशन तो नहीं था. प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ अर्ली इजिप्शियन सोसाइटी, ये हम कह सकते हैं. देखो ना, सिग्निफिकेंस ऑफ मच इजिप्शियन आर्ट एंड सब कुछ लगा के, तो ये हम लगा सकते हैं कि उसके सोसाइटी के बारे में ओवरव्यू दे रखा है कि इजिप्शियन में पूरा क्या क्या चीज़ें थी इजिप्ट में, वो सब चीज़ें बताई, तो हमने इसलिए इसको लगाया. थैंक यू सो मच.